नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत आखिर चलता कैसे है? वो कौन से नियम हैं जो इतनी विविधता को एक साथ बांध कर रखते हैं? आज हम भारत की शासन प्रणाली की इसी बड़ी पहेली को परत दर परत सुलझाएंगे। ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर करोड़ों लोगों और अनगिनत संस्कृतियों वाला ये विशाल देश चलता कैसे है? वो कौन सी मशीनरी है जो भारत को हर दिन हर पल चलाती है? और हम सब जो वोट देते हैं, उस एक वोट से सरकार आखिर बनती कैसे है? चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय कैसे होता है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? और सबसे मजेदार सवाल, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, पर असल में असली पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कोई और? आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। सोचिए, देश एक बहुत बड़ी गाड़ी है, तो विधायिका यानी लेजिस्लेचर वो है जो गाड़ी चलाने के नियम बनाती है, मतलब कानून। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव वो ड्राइवर है जो उन नियमों के हिसाब से गाड़ी चलाता है, यानी कानूनों को लागू करता है। और न्यायपालिका यानी जुडिशरी ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो ये देखती है कि सब नियमों का पालन करें। इन्हीं तीनों के तालमेल से देश की गाड़ी आगे बढ़ती है। अब आते हैं भारत पर। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। भारत के लिए कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा रहेगा? बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो हमारे लिए नया भी था और जाना पहचाना भी। भारत ने संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। इसकी प्रेरणा हमें मुख्य रूप से ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल से मिली थी। क्योंकि हम उस व्यवस्था से काफी हद तक परिचित थे, इसलिए इसे अपनाना एक स्वाभाविक कदम लगा। अब ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय विशेषता दिखाती है, द्वैध कार्यपालिका। इसे ऐसे समझिए, हमारे यहाँ दो हेड हैं। एक है राष्ट्रपति, जो देश के संवैधानिक मुखिया हैं, बिल्कुल किसी कंपनी के चेयरमैन की तरह। और दूसरे हैं प्रधानमंत्री, जो उस कंपनी के सीईओ की तरह हैं, जिनके पास असल में रोजमर्रा के काम करने की सारी शक्ति होती है। तो इस प्रणाली की खासियतें क्या हैं? पहली, प्रधानमंत्री ही सरकार के असली प्रमुख होते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी सरकार यानी मंत्रिमंडल एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर टीम के कप्तान पर सदन का विश्वास नहीं रहा तो पूरी टीम को मैदान छोड़ना पड़ता है। और तीसरी, जो मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य भी होते हैं, जिससे विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण बना रहता है। भारत की प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका ढांचा। क्या ये पूरी तरह से संघीय है, जहां राज्यों को पूरी शक्ति मिलती है, या एकात्मक है, जहां सारी शक्ति केंद्र के पास होती है? सच कहूं तो जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। विशेषज्ञ इस अनोखी व्यवस्था को अर्ध संघीय या क्वाजी फेडरल कहते हैं। इसका मतलब है कि ढांचे में तो ये संघीय लगता है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। मतलब जरूरत पड़ने पर, जैसे आपातकाल में, सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती है। ये सुरक्षा और स्वायत्ता का एक बेहतरीन संतुलन है। चलिए इसे और साफ साफ देखते हैं। एक तरफ हैं संघीय विशेषताएं, जैसे शक्तियों का बंटवारा, एक लिखित संविधान और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सब राज्यों को अपनी स्वायत्ता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं एकात्मक विशेषताएं, जैसे पूरे देश के लिए एक ही संविधान, एक ही नागरिकता और एक मजबूत केंद्र सरकार, जो देश को एक साथ जोड़े रखती हैं। शक्तियों का ये बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। संघ सूची में रक्षा और विदेश मामलों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे स्थानीय विषय हैं, जिन पर राज्य कानून बनाते हैं। और एक समवर्ती सूची भी है, जिसमें शिक्षा और विवाह जैसे विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। भारत में समय समय पर यह बहस होती रही है कि क्या हमें अपनी संसदीय प्रणाली छोड़कर अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए। चलिए इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को समझते हैं।
जो लोग अध्यक्षात्मक प्रणाली के पक्ष में हैं, वो कहते हैं कि इससे सरकार स्थिर रहती है और फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ जो तर्क हैं, वे भारत के संदर्भ में ज्यादा गंभीर लगते हैं। एक, इससे अधिनायकवाद का खतरा बढ़ सकता है, और दूसरा, भारत जैसे विविधता भरे समाज में ये असंतुलन पैदा कर सकता है, क्योंकि सारी शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाएगी। और ये स्लाइड उसी सबसे बड़े डर को दर्शाती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यही है कि ये लोकतंत्र को तानाशाही में बदल सकती है, जहां एक व्यक्ति संसद या जनता के प्रति जवाबदेह हुए बिना ही शासन करने लगता है। इन्हीं सब कारणों से ज्यादातर विद्वानों और संविधान विशेषज्ञों का यही मानना है कि भारत की विशाल विविधता और जटिल सामाजिक ताने-बाने के लिए संसदीय प्रणाली ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये जवाबदेही और प्रतिनिधित्व का बेहतर संतुलन देती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, उसके आधार पर अपनी शासन प्रणाली का एक छोटा सा मूल्यांकन करते हैं। संक्षेप में, भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। ये अर्धसंघीय है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक अनोखा संतुलन है। ये लोकतंत्र है, जहां सत्ता का स्रोत जनता है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये उत्तरदायी है, जहां सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ता है। और अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रणाली तभी सफल होती है जब उसके नागरिक जागरूक हों। जैसा कि कहा गया है, लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक होते हैं। अपनी प्रणाली को जानना और समझना ही इसे और बेहतर बनाने की दिशा में हमारा पहला